तो देखिए, कल तेजस्वी यादव ने कलकत्ता से पहुंचने के बाद न सिर्फ सम्राट चौधरी को घेरा था, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घेरते हुए पूछा था कि मारब सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। और उसके बाद सम्राट की पुलिस ने 12 घंटे के अंदर एक बड़ा जवाब दिया है। जी हां, बड़ा जवाब दिया है। और सीधे 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 बड़ा एनकाउंटर सम्राट की पुलिस ने कर दिया है। जिस तरह से सभापति पे हमला हुआ था और पदाधिकारी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद सवालिए घेरे में थी सम्राट की पुलिस। बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सीधे सीधे सम्राट को चुनौती थी, क्योंकि हाल ही में सीएम बने हैं। लेकिन 12 घंटे के अंदर ही मुठभेड़ में रामधनी यादव, जो मुख्य आरोपी है, उसे ढेर कर दिया गया है। किस तरह से घटना घटी वो हम बताएंगे, क्या क्या बयान आए हैं उसके बाद और उससे पहले वो भी हम आपको बताएंगे। इसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी अमित सिंह। अमित जी, जिस तरह से सम्राट की पुलिस का एक्शन मात्र 12 घंटे में दिखा है और इनकाउंटर में सीधे सीधे ढेर कर दिया गया है, एक बड़ा संदेश कि जो सम्राट चौधरी कहते थे कि अपराधियों को पाताल से भी निकाल कर छोड़ेंगे नहीं, एक बड़ा मैसेज तो मिल ही गया है। अमित देखिए, कल शाम की ये घटना है और 4 बजे, शाम 4 बजे ये घटना घटी है। 3 अपराधी जो है वो घुसता है दफ्तर में, सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय। और सवाल है कि जहां पर बड़ी संख्या में लोग होते हैं और उस इतनी भीड़ में अपराधी घुसता है और सीधे जो है कहा जा रहा है कि पहली गोली जो है चली है राजकुमार, जो सभापति है, पहले उनको गोली मारी जाती है। और फिर बगल में कृष्णभूषण है, ईओ, जो अब नहीं रहे, जिनकी मौत हो गई, वो आते हैं और एक अपराधी को वो पकड़ भी लेते हैं। क्योंकि गोली चलाने के बाद जब सभापति राजकुमार को जब अपराधियों ने गोली मारी तो फिर वो लोड कर रहा है, यानी पिस्टल में, या जो उसके पास लाइसेंस है पिस्टल में, वो दोबारा फिर उस गोली को लोड कर रहा है। तो फिर ईओ ने हिम्मत दिखाई। ईओ साहब तो नहीं रहे, कृष्णभूषण जी, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से भी बताना जरूरी है। क्योंकि अमित, बहुत ही ये दर्दनाक मामला है, क्योंकि उनके बच्चे अभी 2 साल के बेटे हैं उनके। सोमवार को नया उन्होंने मकान बनाया था। जाहिर तौर पर जब कोई परिवार बसता है, शादी बहुत 3 साल पहले हुई थी, तो एक कह सकते कि नव दंपति, और बहुत खुशी थी, परिवार में खुशियां थी। सोमवार को वो मुजफ्फरपुर में, हालांकि रहने वाले मधुबनी के हैं, लेकिन मुजफ्फरपुर में वो उन्होंने नया मकान बनाया था और गृह प्रवेश था। तमाम लोगों को, अपने सगे संबंधियों को, चाहने वालों को उन्होंने फोन करके आमंत्रित किया था कि वे आप सोमवार को आइए। और इस बीच देखिए कल जिस तरह से बड़ी घटना घट जाती है, इतने मतलब कह सकते हैं इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में, वो भी अमित सभापति को बचाने के चक्कर में, हालांकि सभापति को पटना रेफर कर दिया गया है। सभापति की भी स्थिति बहुत ठीक नहीं कही जा सकती है। लेकिन जो ईओ थे कृष्णभूषण, उन्हें 3 गोली जो है, हालांकि 4 गोली अपराधियों ने चलाई है, 3 गोली उनके सीधे सीने में लगी और फिर वो घटनास्थल पर ही जो है गिर पड़े। और सवाल कई सारे हैं। ये भी मैं मानता हूं कि ठीक है, पुलिस ने सम्राट चौधरी का एक बड़ा एक्शन इसमें दिखता है। और 12 घंटे के अंदर, क्योंकि 4 बजे शाम को ये घटना घटती है और अहले सुबह 4 बजे इस ऑपरेशन को जो है सो कामयाब किया जाता है। बड़ा इनकाउंटर पुलिस ने किया, एक बड़ा मैसेज तो देने की कोशिश की अमित। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है कि सम्राट चौधरी ने जो वादा किया, जो लोगों से जो बातें कही हैं अपराधियों को लेकर के, लेकिन इसमें सवाल कई हैं। जो सवाल हम पूछेंगे, स्वराज पोस्ट ये सवाल करेगा कि आखिर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस तरह से अपराधी अगर घुसता है तो उसकी हिम्मत कहां से आती है। जो आम लोग हैं, पहले ऐसा कहा जाता था कि जब भी कोई अपराधिक घटना हो या उस तरह से कोई पीछा करता हुआ भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाए। हमारा समाज कहां चला गया, हम क्या कर रहे हैं? क्या जो 3 अपराधी आया है, क्या उसको पकड़ने के लिए जो भीड़ थी, क्या वो कम थी?
जो लोग थे वहां पर, क्या वो कम थे? क्या इतने इतने हम जो है रिजर्व हो गए, अपने आप में इतना समेटते चले गए कि क्या हम उस अपराधियों का मुकाबला नहीं कर सकते थे? पुलिस तो ठीक है, आम आदमी की जो भूमिका होनी चाहिए थी। हम कहते हैं ना, कभी भी लड़कियों को, महिलाओं को संदेश देते हैं, हम अपने आप को भी कहते हैं, बच्चों को भी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में चले जाओ। क्या सुल्तानगंज नगर परिषद का जो कार्यालय है, क्या वो सुनसान इलाका है? जो इतनी भीड़ होती है अमित, अगर आप दिन में जाएंगे जब कामकाज होता है, और जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे, कोई भी नगर परिषद, और सवाल ये भी है सुरक्षा को लेकर के भी, जहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए थी। जो टेंडर होते हैं, मैं सुल्तानगंज घाट की बात करता हूं, जो व्यवसायिक जो टेंडर हो रहे हैं सुल्तानगंज घाट को लेकर के, जो टेंडर होते हैं अमित, वो लाखों में नहीं हो रहे हैं, करोड़ों में हो रहे हैं, करोड़ों में हो रहे हैं। और जहां पर इतने बड़े घटना का कारोबार की बात कारण हो भी, रही है, टेंडर घटना की बात हो रही है, जो आपराधिक घटना को अंजाम दिया गया है, उसके बिल्कुल पीछे कारण भी टेंडर का ही है, जिसकी बिल्कुल छानबीन चल बिल्कुल रही है, टेंडर का ही है। और कहा जा रहा है कि जब से सभापति आए थे, उन्होंने इस तरह के जो कहा जाता है ना कि माल दे के टेंडर ले लेना, उस पर बिल्कुल रोक लगा दी थी, कड़ाई कर दी थी, कड़ाई कर दी थी। जो वहां पर जो लोग थे, क्योंकि हमारी बात लगातार हो रही है सुल्तानगंज में, उस वक्त जो लोग थे, जो चर्चा हो रही है, कहा जा रहा है कि क्योंकि कई लोग थे, वो सुन भी रहे थे, तमाम चीजों को देख भी रहे थे, हालांकि लोग डर जाते हैं जब गोलियां चलती जाए, तो ये सामान्य सी बात है। तो अपराधियों ने जैसे ही आया और जो गोली जो चलाया है, उस वक्त अपराधी ने ये बातें कही थी कि यहाँ पर जो है बादशाह कोई एक ही होगा, हुकूमत किसी एक की ही चलेगी। यानी कि ये पहले से प्री प्लान था, ये प्लानिंग हो रही थी कि कैसे जो है, वर्चस्व की लड़ाई तो है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये वर्चस्व की लड़ाई थी, और ये प्लांट मर्डर है, पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी कि कैसे कैसे घटना को अंजाम देना है। क्योंकि देखिए, जो ईओ नहीं रहे कृष्णभूषण, जो मधुबनी के रहने वाले हैं, और कृष्णभूषण की देखिए वहां पर जो है वो प्रभार में थे। कृष्णभूषण कहलगांव के ईओ हैं, लेकिन वहां पर सुल्तानगंज में वो अतिरिक्त प्रभार पर थे, ये भी आपको जानकारी दे दें। और वो कामकाज को निपटाए जा रहे थे, सभापति भी थे उस वक्त और ईओ भी थे, तमाम कामकाज को निपटाए जा रहे थे। और उस वक्त देखिए अचानक जो है 3 हमलावर आता है, और एक के बाद एक धनाधन गोलियां चलती है, और उसी वक्त अपराधियों ने कहा कि यहां पर किसी की एक की बात साथ होगी, यानी कोई एक यहाँ पर बॉस होगा, सरकार होगा। आप समझिए कि ये रसूख, ये जो है देखिए किस तरह से, और ये हम कहेंगे अपने दर्शकों को देखिए कि हमारे स्क्रीन, आप स्वराज पोस्ट की इस स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से अपराधी बेखौफ है। हालांकि कृष्णभूषण ने बहुत हिम्मत दिखाई, कृष्णभूषण ने पकड़ने की कोशिश की, और एक तरह से उलझ पड़े, और नतीजा ये हुआ कि कृष्णभूषण अब इस दुनिया में नहीं रहे। 4 गोली कृष्णभूषण पर अपराधियों ने चलाई, और और 3 गोली अमित, उसके बाद ही नेता प्रतिपक्ष ने किस तरह से सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा था। क्योंकि आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने एक गाने का जिक्र करते हुए आरजेडी और लालू यादव और तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला था, और उन्होंने कहा भी था कि मारा सिक्सर के 6 गोली छाती मेरे। उसी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव कल शाम को काफी गुस्से में बंगाल से पटना पहुंचे थे, और पत्रकारों के सवाल पर उन्होंने क्या कुछ कहा था वो पहले हम सुनवाते हैं। उसके बाद सम्राट की पुलिस की क्या क्या कार्रवाई हुई वो भी हम आपको बताएंगे। जो है किसी की हत्या कर दी गई, कौन सा राज चल रहा है? मोदी जी क्या गाना गाते थे, चुनाव में क्या बोल रहे थे, किसको सुना रहे थे? फिर से वो गाना गाएंगे क्या? 6 सिक्सर में 6 गोली छाती में मारेंगे, कौन कौन सा गाना गा रहे थे? आज उनका पुलिस गोली मार रहा है बिहारी की छाती में। तो देखिए तेजस्वी यादव का कड़ा रुख था, और देखिए कड़ा रुख होना भी चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है। बिल्कुल बतौर नेता प्रतिपक्ष ये जघन्य अपराध हुआ है। सवाल है कि ऐसे में कोई काम किसे करेगा? अगर दीन दहाड़े ऑफिस में किसी कर्मी पर, किसी पदाधिकारी पर, किसी अधिकारी पर अगर ये खुलेआम गोली चले गए, तो फिर कामकाज कैसे होंगे? ये तो सिस्टम पर सवाल है, ये सिस्टम पर सवाल हमें ऐसे 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 नहीं चल सकता। ऐसे आप किसी एक राज्य को आप नहीं मॉनिटरिंग कर सकते। और सवाल मेरा है और वो रहेगा कि आखिर जहां पर इतने करोड़ करोड़ का टेंडर हो रहा था, वहां पर सुरक्षा के क्या
इंतजामात थे। आपको जानकर हैरानी होगी, तमाम दर्शक हमारे स्वराज पोस्ट के देख रहे होंगे, आपको बता दें कि सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था। सुल्तानगंज नगर परिषद में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं था, बस सभापति की जो एक गार्ड्स थे वही वहां पर थे मौजूद। और सवाल है कि वो क्या कर रहे थे। और देखिए देखिए एक गार्ड को लेकर के कई बार भी चर्चा होती है कि गार्ड की कितनी भूमिका है, वो क्या कुछ कर सकता है। इस पर भी जरूरी है कि वो क्या वाकई उसको समय समय पर जो है उसकी ट्रेनिंग जो है वो अपग्रेड होती है, क्या उसे कुछ बताया जाता है कि इस तरह की प्लानिंग हो, इस तरह की अगर कुछ वाकया हो, घटना हो, वारदात हो तो आप क्या करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कुछ बात रही होगी। और देखिए अब जब इस तरह की बड़ी घटना घट जाती है तो फिर क्या कुछ होता है। सवाल देखिए बहुत गंभीर है, क्योंकि नहीं नहीं, एक बिल्कुल परिवार बिल्कुल पूरा का पूरा बिल्कुल बिखर अमित, गया। देखिए सवाल जो आप उठा रहे हैं वो बिल्कुल जायज है और उस पे लगातार सवाल जारी रहेंगे। लेकिन एक्शन क्या हुआ, क्योंकि देखिए बड़ी उम्मीद थी बिल्कुल और चारों ओर से सीएम सम्राट चौधरी घिरे हुए थे। पहली अग्नि परीक्षा थी उनकी बतौर सीएम, पहला बड़ा आपराधिक कांड हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद छानबीन शुरू हुई। सीधे सीधे सम्राट सीएम का आदेश कि भाई किसी भी कीमत पे अपराधी को छोड़ा नहीं जाए। उसके बाद रामधनी यादव जो मुख्य आरोपी है उसकी गिरफ्तारी होती है देर रात, और 4 बजे सुबह 4 बजे उसे ले जाया जाता है वहां पे जहां पर उसे कहा जाता है कि जो जिस हथियार से घटना को अंजाम दिया गया था उस हथियार को पकड़ने के लिए, बरामदगी करने के लिए पुलिस ले जाई जाती है। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले से कुछ अपराधी घाट लगाकर बैठे हुए थे और उसके बाद पुलिस पर उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों ओर से फायरिंग हुई और जो कुछ 3 पुलिसकर्मी के घायल होने की सूचना भी आ रही है, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। लेकिन उसके बाद रामधनी यादव को सुला दिया जाता है। सीधे सीधे सम्राट चौधरी के पुलिस का बड़ा मैसेज कि अब नहीं बख्शा जाएगा, अब एनकाउंटर भी होंगे, बुलडोजर भी चलेगा। उसके बाद पुलिस का क्या कुछ बयान है वो भी हम अपने दर्शकों को सुना देते हैं। भागलपुर में लगातार छावनी में तब्दील कर दिया गया है उस इलाके को, डीएम एसपी खुद कैंप कर रहे हैं। क्या कुछ पुलिस का बयान है, अभय थोड़ा वो सुनवा दीजिएगा हमारे दर्शकों को। और हमारी सभी टीम वहाँ पर छापामारी आरंभ कर दी और उसी छापामारी के दबाव में और जो इन लोगों को जब प्राप्त हुआ कि एक ऑफिसर की भी जो मृत्यु हो गई है, तो इन लोगों को फिर किसी दबाव बस जब छापामारी चारों तरफ से हमारे थाना चेकिंग भी स्टार्ट हो गई थी, तो उसी में फिर ये लोग जब घेराबंदी हुई तो भाग के जो है ऑटो में बैठ के थाना के पास पहुँच के सरेंडर करने के लिए हमारी टीम ने तुरंत उनको पकड़ा और उसके बाद आगे पूछताछ की गई, जो विधिवत आगे प्रक्रिया होती है वो संपन्न की गई। और उसी के आलोक में फिर रात्रि में इनको जो है ये पूछताछ जब की गई कि ये जो हथियार इसमें प्रयोग किए थे और अन्य सामग्री वो कहाँ पर उन्होंने डंप किया है, कहाँ पर उसको जो है डिस्पोज किया है या फेंका हुआ है, तो फिर उन्होंने जो घटना जो बताया कि इस क्षेत्र में चलना है, उस क्षेत्र में जो वहाँ के सुल्तानगंज क्षेत्र में ही लोकल ये ग्रामीण क्षेत्र था, वहाँ पर जब ले जाया गया तो उसकी एक प्लानिंग थी कि पहले से भी वो अधिकारी के ऊपर हमला कर चुका था, तो वो एक तरीके से कुख्यात था। और जब हथियार उसके मिलने की संभावना हुई तो लगा कि कन्विक्शन हो जाएगा, जो भी चीज़ें होती हैं। तो उसके जो सहयोगी थे उसका शायद पीछा कर रहे थे और जब पुलिस टीम वहाँ पर पहुँची तो उसको छुड़ाने के लिए उन्होंने पुलिस टीम पर जो है फायरिंग की और उस फायरिंग के दौरान फिर जो है जब मौका मिला तो इसने भी जो है वहाँ जो पिस्टल थे सपना लेके जो है पुलिस टीम के ऊपर जो है फायरिंग करने की कोशिश की, फायरिंग की। तो उसी के आलोक में जो है पुलिस टीम जो है चोटिल भी हो गई, कुछ गिर गए। उसी के आलोक में जो है इन्होंने डिफेंसिव आत्मरक्षार्थ जो है फायरिंग की और उसी के आलोक में जो है ये जो मुख्य अभियुक्त रामधनी यादव था ये घायल हो जाता है। और साथ में हमारे जो है डीएसपी नवनीत और इंस्पेक्टर ये परमेश्वर और इंस्पेक्टर मृत्युंजय, इनको भी अलग अलग जगह जो है गोलियों के जो है वो हल्का सा ये घाव लगता है। और उसके बाद फिर उनको सभी जो घायल थे उनको जैसे सूचना प्राप्त होती है तत्काल वहाँ से थाना से ये हॉस्पिटल जो है रेफ़र किया जाता है और हॉस्पिटल में यहाँ पर इनको एडमिट किया गया। एडमिट करने के उपरांत जो डॉक्टरों की टीम ने जो प्राथमिक उपचार आरंभ किया, तो उपचार के कुछ देर बाद जो है डॉक्टर्स की टीम ने जो है
जो यहाँ थी, उन्होंने जो है जो मुख्य अभियुक्त था रामधनी यादव, उसको मृत घोषित कर दिया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। और जो हमारे पुलिसकर्मी घायल हैं वो इलाजरत हैं, उनका जो है बेहतर हम लोग को जो है इलाज कराने के लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। डीएम सर भी यहाँ आए हैं, उन्होंने भी डॉक्टर से बात किया कि हमारी जो पुलिस टीम है उसका बेहतर इलाज हो और आगे की जो विधि संगत प्रक्रिया है हम लोग उसको सुनिश्चित कर रहे हैं। 2 और अभियुक्त थे जो वहाँ पर जो है गिरफ्तार हैं। तो इस तरीके से इस घटना में जो तीनों मुख्य अभियुक्त शामिल थे जिन्होंने घटना को अंजाम दिया था, एक जो है पुलिस की जो आत्मरक्षा कार्रवाई में जो है बाद में उसकी मृत्यु हो गई। बाकी 2 अभियुक्त वहाँ पर पुलिस की अभिरक्षा में है। आगे की प्रक्रिया संपन्न की जा रही है। बुलेट कहाँ लगी है अपराधियों को, कब वारदात हुई? बुलेट जो है इसके शरीर के विभिन्न हिस्सों में लगी है, जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वो क्लियर कर पाएंगे डॉक्टर्स की कहाँ कहाँ उनको लगा है। सर, दोनों जो अपराधी गिरफ्तार हुए उनका नाम क्या है? जो अपराधी गिरफ्तार है एक दीपक है और एक और अपराधी जो इसका जो है खुद का साला है, जो रामधनी यादव था इसका खुद का साला है। दीपक पहले से भी जो है एक मर्डर किया हुआ है और दोनों के ऊपर पहले से भी कई कांड दर्ज हैं और अन्य कांडों के बारे में भी हम लोग जो है जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। रामधनी यादव भी सर सरेंडर कर चुका था और छापेमारी करने गई थी पुलिस, हथियार बरामद करने गई थी, उसी दौरान ये घटना था। जी। रामधनी देखिए पहले से बहुत कुख्यात है, पहले से आप लोगों को पता है कि पहले काफ़ी गंभीर घटनाएं कर चुका था और बहुत पहले उसने जो है कि किसी का जो है सर भी जो है काट के जो है थाना पे लेकर आया था सरेंडर करने के लिए। तो पहले से ही काफ़ी कुख्यात था और जेल से बाहर था। बहुत पहले की जो घटना थी तो एक तरीके से वो बहुत मनबड़ू और कुख्यात था, तो उसको कोई डर नहीं था। उसी के आलोक में जो है फिर इसने दोबारा जो है पुलिस टीम पर हमला करके जो है उसकी साथियों ने सोचा कि अब तो गिरफ्तार हो गया, जेल जाएगा और पुलिस पे हमला करने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा जो कार्रवाई की उसी के आलोक में जो है फिर यहाँ पर डॉक्टर्स के जो इलाज के दौरान जो है उसको मृत घोषित कर दिया गया। तो देखिए अमित, जो अभी बातें कह रहे हैं, जाहिर तौर पर रामधनी यादव को लेकर के जो बातें कही जा रही है एक पुराना रिकॉर्ड रहा और जो बातें हो रही है हत्या करके सर लेकर के थाने पहुंच जाना, यानी कि वो कितना कह सकते हैं कि बिना खौफ बिना डर का वो चल रहा था। और तभी तो देखिए नगर परिषद में ऑफिस जब चल रहा हो इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में वो आता है और घटना को अंजाम देता है। जाहिर तौर पर देखिए सम्राट चौधरी की ये बड़ी जीत मानी जाएगी, पुलिस की ये बड़ी जीत मानी जाएगी, लेकिन सवाल है कि क्या पुलिस की भूमिका यहीं तक है या फिर आगे बढ़ेगी? आखिर रामधनी यादव ने किसके कहने पर, क्योंकि अमित मैं बार बार कह रहा हूं ये प्यादा है, ठीक है, रामधनी यादव एक कह सकते हैं बड़ा अपराधी रहा था, बड़ा रिकॉर्ड जो है उसका रहा अपराध की दुनिया में, बड़े बड़े अपराध उसने किए। नेक्सस काफी लंबा फैला हुआ है। नेक्सस जिस नेक्सस की बात हो रही है उस नेक्सस तक पहुंचना होगा और उससे उस पर वार करना होगा। लेकिन अमित जाते जाते जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, उनका भी बयान आया है। वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पे अगर हमला होगा, अगर लॉ एंड ऑर्डर तोड़ा जाएगा तो इसी तरह की कार्रवाई। दो बात कहना बहुत जरूरी है, दो बात कहना जरूरी है। देखिए नीतीश कुमार ने जो 3 बातें हैं या जो 3 की बात करते थे, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म को लेकर के, सम्राट चौधरी ने भी उसी बातों को देखिए विधानसभा में एक बार नीरज कुमार का बयान सुना देते हैं। नीरज कुमार को सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए नीरज कुमार का बयान। अपराध का सनक चढ़ गया था रामधनी यादव को। सुल्तानगंज के नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, उनका परिवार और बच्चा रो रहा है। लोकतंत्र में जनता की अदालत से चुने गए सभापति, उन पर गोलियों की बौछार करना कानून का राज है। अभी तक तो पैर में गोली लग रही थी, पुलिस पर हमला करने की कोशिश किया तो कलेजा पर फटाफट गोली। अपराध करोगे तो कड़ा अंजाम ही नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल ऐसी कार्रवाई होगी कि बिहार नजीर के रूप में अब देख रहा है। तो देखिए स्पष्ट संदेश है हमें, देखिए क्लियर स्पष्ट संदेश है। पुलिस जिस आत्मरक्षा की बात कर रही है वो ठीक है, वो आत्मरक्षा तमाम चीजें बयान, लेकिन एक क्लियर मैसेज। और अब सम्राट चौधरी को जेडीयू का साथ मिलता हुआ, अगर नीतीश के नीरज कह रहे हैं कि अगर इस तरह की घटना को अंजाम दोगे तो इस तरह की कार्रवाई होगी, बिहार नजीर पेश करेगा, तो समझिए कि अब सीधे
तो इसी लॉ एंड ऑर्डर के बलबूते नीतीश कुमार ने फिर वापसी की थी और यही एक वजह रही थी। लेकिन अब जब सम्राट चौधरी, देखिए आपको याद होगा जब विधानसभा में सम्राट चौधरी ने जो है सो बहुमत साबित करने की बात हुई थी और उसके बाद जो एक बड़ा स्पीच सम्राट चौधरी ने दिया था, तो उन्होंने कहा था कि नीतीश मॉडल ही चलेगा बिहार में और क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से हम समझौता नहीं करेंगे। और ये लाइन किसका रहा है? ये मुख्यमंत्री जब थे नीतीश कुमार, तब हर मंच से वो कहा करते थे। और सम्राट चौधरी ने अमित मैं मानता हूं कि ये सम्राट का मॉडल है और सम्राट का मॉडल यही है कि अगर आप किसी को गोली मारिएगा, आप किसी की हत्या कीजिएगा, तो आपको संभवतः उसी अंदाज में जवाब मिलेगा जिस तरह से भागलपुर में मिला है। ये जघन्य अपराध हुआ है, ये जघन्य अपराध हुआ है। सवाल क्योंकि सिस्टम पर को सीधे सीधे अपराधियों ने चुनौती दी है। अगर किसी भी ऑफिस में दिन दहाड़े अपराधी इतनी बड़ी घटना को अंजाम देता है, गोलीबारी करता है और जिसमें देखिए हत्या हो जा रही है, मौत हो जा रही है, तो ये सिस्टम पर सीधे सीधे चुनौती है और इसको कोई खारिज नहीं कर सकता है। सम्राट की पुलिस, सम्राट चौधरी की बड़ी कार्रवाई अब इसमें कह सकते हैं, पुलिस की बड़ी कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इसके बाद भी पुलिस आगे बढ़ेगी? जो नेटवर्क है, जो नेक्सस की बात हम लोग कर रहे थे, क्योंकि ये प्लानिंग हुई है, ये पहले से प्लानिंग थी, रसूख था। क्योंकि अपराधियों ने जब गोली चलाई थी तो अपराधियों ने कहा कि किसी एक की चलेगी, कोई यहां पर दूसरा राज नहीं करेगा। सवाल है वो कौन? इस पूरे नेक्सस में वो कौन है? पर्दे के पीछे कौन है? पर्दे के पीछे कौन है? एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है अमित, मैं देख रहा था रामधनी यादव का प्रोफाइल, कुख्यात तो था ही था और एक शौक रहता है, क्योंकि देखिए नेताओं को नहीं पता होता है कि भाई उनके साथ जो फोटो खिंचवाने आ रहा है उनका आपराधिक या इतिहास क्या रहा है, सामाजिक इतिहास क्या रहा है। तो बड़े बड़े एनडीए के नेताओं के साथ भी तस्वीर है, बावजूद इसके रसूख को नहीं, अपराध को देखा गया और सम्राट की पुलिस ने सीधे सुला दिया है। तो क्लियर मैसेज है, जाते जाते हम दर्शकों को कहना चाहेंगे कि सम्राट ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि रसूख नहीं, अपराध को देखा जाएगा, या तो हथियार छोड़ दीजिए नहीं तो उसी हथियार से आपको जवाब दिया जाएगा। अब ये सम्राट की पुलिस है, नीतीश मॉडल पे जरूर काम करेगी, लेकिन एक्शन सम्राट चौधरी का ही दिखेगा। बिल्कुल, ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी और एक मैसेज जाएगा। देखिए ये पूरे बिहार में ही नहीं, दूर तक मैसेज जाएगा। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि पुलिस को इतने पर भी चुप नहीं बैठना चाहिए, आपको उस नेक्सस तक पहुंचना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपराध होंगे, क्योंकि ये प्लांट मर्डर है अमित, ये प्लांट मर्डर है। इसलिए आपको उस नेक्सस तक पहुंचना होगा और उस नेटवर्क को खत्म करना होगा, ताकि अन्य किसी जिले में जो ये नेटवर्क पनप रहा हो, जो ये चीजें चल रही हो, वो पहले से ही धराशायी हो जाए। बिल्कुल यही उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ अब हम इस लाइव सेशन को विराम देते हैं और एक बार फिर से अपनी ओर से बिहार सरकार और बिहार की पुलिस को बधाई भी देते हैं। लेकिन ये भी कहेंगे कि जो अमित कह रहे हैं, जिस सवाल को अमित उठा रहे हैं कि भाई अगर आपकी चूक है, अगर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ऐसे जगहों पे नहीं होते हैं, तो ये भी सवालों के घेरे में चलिए बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का हमारे साथ शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि देखिए कृष्ण भूषण का जो परिवार है, जो बच्चे, मासूम बच्चे, हमें 2 वर्ष ही तो हुए थे, अब समझिए उस परिवार का क्या होगा। रो रो कर बुरा हाल है। कृष्ण भूषण जो ईओ हैं, उनके परिवार की स्थिति देखने लायक नहीं है। ईश्वर शक्ति दे पूरे परिवार को, सगे संबंधियों को और उन बच्चों का कौन क्या कुछ होगा। इस मामले में सरकार को आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। लेकिन पुलिस की भूमिका यहाँ पर बढ़ती है और नेक्सस को खत्म करना होगा, उस नेक्सस को खत्म करना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।